प्रिय बच्चों, आज आप सभी लोगों को भूगोल में लेसन 3 का अध्ययन करना है, जिसका नाम है जल संसाधन। अर्थात आप सभी लोगों को जल संसाधनों के बारे में विधिवत रूप से अध्ययन करना है, जिसमें आप जल के बारे में देखेंगे कि जल जीवन के लिए आवश्यक एक बहुमूल्य संसाधन है। पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। प्रयोग में आने वाला स्वच्छ जल, अलवणीय जल, सतही, अपवाह और भौम जल, जिसे अधोभौमिक जल कहते हैं, स्रोतों से प्राप्त होता है, जिसका पुनर्भरण एवं नवीकरण जलीय चक्र द्वारा होता है। अब आपको देखना है कि जल संसाधन का क्या अर्थ है। अर्थात जल संसाधन का अर्थ तो पृथ्वी के भूतल पर द्रव, ठोस एवं वाष्प के रूप में उपलब्ध जल को जल संसाधन कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल में से 97.5% भाग समुद्रों में खारे पानी के रूप में है तथा 2.5% भाग मीठे पानी का है। मीठे पानी का 2/3 भाग ग्लेशियर तथा ध्रुवीय बर्फ के रूप में है, जबकि शेष दूषित जल धरातलीय जल के रूप में उपलब्ध होता है। जल का महत्व अर्थात मानव जीवन के लिए जल का क्या महत्व है, तो जल पृथ्वी की समस्त वनस्पतियों, पशु पक्षियों तथा मानव जीवन का मूल आधार है। जल का उपयोग कृषि कार्य, उद्योगों, परिवहन, ऊर्जा, मत्स्य पालन, पर्यटन व विभिन्न प्रकार के घरेलू कार्यों में किया जाता है। भारत के जल संसाधन को निम्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। भारत में विश्व के कुल जल संसाधनों का 4% भाग ही उपलब्ध है। यहाँ प्रत्येक वर्ष वर्षा से लगभग 4000 घन किलोमीटर जल प्राप्त होता है, जिसका लगभग 1/3 भाग वाष्पीकृत हो जाता है तथा अधिकांश भाग अर्थात 45% भाग ढाल के अनुरूप बहकर झीलों, तालाबों एवं नदियों में चला जाता है। इस जल को धरातलीय अथवा सतही जल भी कहा जाता है। इसी तरह वर्षा के जल की कुछ मात्रा लगभग 22% मिट्टी में प्रवेश कर भूमिगत हो जाता है, जिसे भूमिगत जल अथवा अधोभूम
या अधोभौमिक जल कहते हैं तथा जल का 60% भाग सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। जल के स्रोत जल की उपलब्धता के आधार पर जल संसाधन के 3 प्रकार के स्रोत होते हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, महासागरीय जल। महासागरीय जल के अंतर्गत महाद्वीपों के मध्य स्थित सागर, लघु सागर तथा खाड़ी का जल भी शामिल है। समुद्री जल भारत की मुख्य भूमि के 3 ओर लगभग 6100 किलोमीटर लंबा समुद्र तट है। इस प्रकार भारत का प्रायद्वीपीय भाग समुद्री जल संसाधन से संपन्न है। नंबर 3, स्थलीय जल। धरातल अर्थात भूमि की सतह पर पाए जाने वाले जल को स्थलीय जल कहा जाता है। यह मुख्यतः 3 रूपों में वर्षा जल, नदी जल व जलाशयों, तालाबों एवं झीलों के रूप में पाया जाता है। भारत के तालाब में 90% तालाब दक्षिणी भारत में हैं। नंबर 3, भूमिगत जल अथवा अधोभौमिक जल। वर्षा जल का कुछ भाग भूतल की मिट्टी द्वारा सोख लिया जाता है जो भूमि में एकत्रित हो जाता है। इसे ही भूमिगत जल अथवा अधोभौमिक जल कहा जाता है। इस तरह से जल के जो स्रोत हैं उन स्रोतों में 3 प्रकार के महत्वपूर्ण स्रोत जो हमने आपको बताए हैं, ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त आप इसी लेसन में जल से संबंधित आंकड़े एवं तथ्यों का अध्ययन करेंगे। जल से संबंधित कुछ प्रमुख आंकड़े एवं तथ्य निम्न प्रकार से हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2003 के अनुसार विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% महासागरों में पाया जाता है और केवल 2.5% जल अलवणीय जल है। विश्व में अलवणीय जल का 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ की चादरों और हिमनदों के रूप में मिलता है। 30% से कम भौमजल अथवा अधोभौमिक जल जल अमृत के रूप में पाया जाता है। भारत वैश्विक वर्षण, वर्षा एवं हिमपात का 4% भाग ही प्राप्त करता है, परंतु प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के दृष्टिकोण के संदर्भ में विश्व में लगभग भारत का 133वां स्थान है। भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। यह आशंका है कि वर्ष 2025 तक भारत का एक बड़ा भाग जल के अभाव से ग्रसित होगा। जल दुर्बलता जल की मांग की तुलना में
जल की मात्रा का कम होना जल दुर्बलता कहलाता है। जलाभाव अथवा जल की कमी के कारण स्वीडन के एक विशेषज्ञ पाल्क नामार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 1000 से 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है। जल की कमी के लिए उत्तरदायी कारक निम्नलिखित हैं, जिसमें नंबर 1 अत्यधिक प्रयोग व समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण। नंबर 2 अत्यधिक जनसंख्या। नंबर 3 कृषि सिंचाई में बड़ी मात्रा में उपयोग। नंबर 4 बढ़ता औद्योगिकरण और शहरीकरण। नंबर 5 जल प्रदूषण। द सिटीजन्स फिजिए रिपोर्ट CSE 1999 के अनुसार बड़ी नदियाँ जैसे गंगा और यमुना कोई भी शुद्ध नहीं और छोटी नदियाँ जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गईं। जल संसाधनों का प्रबंधन जल की कमी को कम करने के लिए प्राचीन समय में जल को अनेक प्रकार से संरक्षित किया जाता है, जो कि आधुनिक समय में भी जारी। स्वतंत्रता के पश्चात इस समस्या को कम करने के लिए बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं को शुरू किया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। उनके अनुसार इन परियोजनाओं के कारण कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था सम्मिलित रूप से विकास करेंगी। इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिशा निर्देश अनुसार भारत में अनेक परियोजनाओं का निर्माण किया गया। उन परियोजनाओं में भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, इस तरह के अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं को बनाया गया है, जिससे वर्षा का जल, नदियों का जल एक जगह संग्रहित किया जाए और उससे विद्युत तैयार की जाए एवं शेष उसका बचे हुए जल से नहर निकाली जाए। जिन स्थानों पर जल की कमी है उन स्थानों पर नहरों के माध्यम से जल पहुंचाया जाए। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अगर आप देखें क्या अर्थ है, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अर्थ के अंतर्गत अगर आप देखें तो कहा जाता है कि बहुत से उद्देश्यों को पूरा करने वाली योजनाएं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं कहलाती हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से अनेक उद्देश्य पूरे होते हैं और उससे भारत में रहने वाले किसान, भारत में अनेक प्रकार के स्थापित उद्योग, इन उद्योगों को लाभ प्राप्त होता है। इस तरह से नदी घाटी परियोजनाओं के अंतर्गत आप सबसे पहले देखेंगे नागार्जुन सागर बांध परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश के गुंटूर तथा तेलंगाना के तलगोंडा जिले में
कृष्णा नदी पर निर्मित की गई परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 815.6 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसका उपयोग आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में घरेलू व औद्योगिक कार्यों में किया जाता है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश की 8.67 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर सिंचाई की जाती है। दूसरी परियोजना आप देखेंगे तुंगभद्रा परियोजना। यह परियोजना कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण वर्ष 1956 में कर्नाटक के बेल्लारी जिले में किया गया था। इस परियोजना के अंतर्गत स्थापित 2 विद्युत गृहों में 72,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है। साथ ही इससे निकली नहरों से कर्नाटक व आंध्र प्रदेश की 3.32 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह राजस्थान की महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजना तथा विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना के लिए जल की आपूर्ति पोंग जलाशय से होती है। इस नहर का उद्गम सतलज एवं ब्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरि के बैराज से होता है। उल्लेखनीय है कि इस नहर का शुभारंभ 1958 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1984 में इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया था। हरिके से रामगढ़ तथा प्रमुख नहर की लंबाई 680 किलोमीटर है। इस नहर के 2 भाग हैं। 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान सहायक नहर, जिसका 167 किलोमीटर भाग पंजाब में व हरियाणा में तथा शेष 37 किलोमीटर भाग राजस्थान में पड़ता है और 445 किलोमीटर लंबी राजस्थान नहर है और इससे अनेक छोटी नहरें भी राजस्थान में निकाली जा रही हैं। अन्य नदी घाटी परियोजनाओं में सलाल परियोजना जो चनाब नदी पर स्थित है, भाखड़ा नांगलबाद परियोजना सतलज नदी पर स्थित है, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर गंगा नदी पर स्थित है, नरौरा बांध परियोजना गंगा नदी पर, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर, गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर, कोटा बैराज चंबल नदी पर, सरदार सरोवर बांध परियोजना नर्मदा नदी पर, नारगा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर, तुंगभद्रा जो कृष्णा नदी पर, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर, दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर, मैटूर परियोजना कावेरी नदी पर, कृष्णराज सागर परियोजना कावेरी नदी पर। इस तरह से भारतवर्ष में अनेक महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजनाएं हैं और जिनके माध्यम से जल विद्युत तैयार किया जाता है और इन परियोजनाओं के माध्यम से देश में तपती हुई भूमि को सिंचित किया जाता है, जिससे हमारे किसानों को अनेक प्रकार से लाभ प्राप्त होते हैं। फसलों में अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त आप इसमें देखेंगे जल संरक्षण। जल संरक्षण से तात्पर्य जल संसाधन के समुचित एवं बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग से है। इसके अंतर्गत
जल की आवश्यक खपत तथा इसके समाप्त होने की आशंका की रोकथाम, परिरक्षण और नवीकरण शामिल है। जल संरक्षण की आवश्यकता को निम्न तथ्यों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जल समस्त प्राणी के जीवन, भोजन, कृषि, व्यवसाय व जलवायु निर्माण आदि के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में मानवीय क्रियाकलापों के कारण अथवा औद्योगिक विकास के कारण जल में तीव्र गति से प्रदूषण हो रहा है, जो जल की गंभीर समस्या को पैदा कर रहा है। अतः जल के इन्हीं गंभीर संकटों से निपटने के लिए जल संरक्षण आवश्यक है। जल संरक्षण के उपाय। जल संरक्षण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें भूजल प्रबंधन करके इसके तहत भूमिगत जल का उपयोग या प्रयोग सीमित मात्रा में सुनिश्चित तरीके से किया जाना चाहिए। जल प्रबंधन का महत्व। जल प्रबंधन के द्वारा जल की कमी वाले क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराया जा सकता है। भविष्य के लिए जल संरक्षित किया जा सकता है। भूजल संभरण अथवा पुनर्भरण भूजल का एक बार उपयोग होने के पश्चात भूजल की पुनः पूर्ति लंबे समय के पश्चात हो पाती है। अतएव इसकी खपत पुनः पूर्ति के अनुपात में ही होनी चाहिए। भूजल का संतुलन दो बातों, विवेकपूर्ण दोहन और वर्षा की पर्याप्त उपलब्धता पर निर्भर करता है। प्रिय बच्चों, इस लेसन के बारे में शेष भाग कल हम आप लोगों को समझाएंगे और आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसके पहले वाले लेसन में जो भी हमने कार्य दिए हैं उसे आप पूरा कर लें और आप सभी लोगों को कोरोना से बचना है। ये तो सभी लोगों को हम बता चुके हैं और आप लोग भी जानते हैं। जय हिंद।